अगर आप सोच रहे हैं कि 20 साल के बाद मुझे कुछ ऐसा अमाउंट मिले, आप जैसे कि इंश्योरेंस ले रखे हैं, कहीं प्लॉट ले रखे हैं, घर परचेज कर रखे हैं, उसके अलावा आपका जो पेंशन पैसा मिलेगा या फिर जो आप 20 साल नौकरी कंप्लीट करने के बाद जो आपको मेच्योरिटी मिलेगा, उन सब के अलावा अगर आप सोच रहे हो कि एक आपको अच्छी खासी इनकम मिले, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आप एक ज़बरदस्त इनकम बना सकते हैं 20 साल के बाद बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। साथियों, इन्वेस्टमेंट तो सभी करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप LIC एजेंट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि LIC सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, LIC की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी की इंश्योरेंस के पास एजेंट से पास मिलते हैं तो वो इस तरह से बताते हैं। और अगर आप बैंक में जाते हैं तो वो बोलते हैं PPF ले लो, म्यूचुअल फंड्स ले लो, ये ले लो, वो लो। तो वो सारी कुछ मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जिससे आप मिलते हैं वही बोलता है कि इसमें ज़्यादा रिटर्न है, इसमें ज़्यादा रिटर्न है। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कंपेयर करूँगा और ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं आपको एक बेहतरीन फिगर दिखाने का, जिसमें आपको जो आपके सामने दिखेगा फिर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो सही लगेगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, मतलब कि कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में कुछ अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर रहे हैं वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ और अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन कैपिटल बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए है। तो साथियों, सारा कुछ मैं इसके पे आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मंथली इनकम जिनकी 50,000 है उनको मैं कंसिडर किया हूँ, जिनकी नहीं है उनको भी छोड़ दे रहा हूँ अभी। वो भी अगर 167 पहले बचा सकते हैं तो उसका प्लान क्या है मैं आगे डिस्कस करूँगा। वीडियो को पूरा देखिए तभी ये चीज़ समझ में आएंगी। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वीडियो को सेव करने के बाद देख लीजिएगा। लेकिन अगर अगर आपके पास समय है तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं देखिए प्लान किया हूँ कि 167 के हिसाब से देखिए, जिसका पर कुछ ज़्यादा नहीं होता है लोगों के साथ, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 50,000 इनकम है, 50,000 में आप लगभग 3,000 रुपये मंथली आप इंश्योरेंस में देते हैं, किसी लगभग 18 से 20,000 रुपये सालाना, मतलब कि 40 से 50,000 रुपये का सालाना आपको जाता है। तो मैं मतलब 3,000 रुपये एवरेज ले रहा हूँ कि आप मंथली इंश्योरेंस में देते हैं। जैसे कि 18,000 की किस्त हो गया, 20,000 का 6 मंथ का हो गया, उसको मैं आपका छोड़ दे रहा हूँ। आपने कोई वो ले रखा है, हाउस ने परचेज किया है, या फिर आपने लैंड परचेज किया है जिसके लिए आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो वो भी मैं आपको इसमें छोड़ दे रहा हूँ। वो आपका भी 20,000 रुपये मंथली कट रहा है। EMI बैंक से जो आपने जो लोन ले रखा है, वो घर के खर्चे में 10,000 रुपये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मिनिमम 10,000 रुपये अगर आपका सब कुछ चल रहा है तो 10,000 रुपये घर के खर्चे, जिसमें एजुकेशन और अदर्स को जोड़ कर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सिर्फ खुद के खर्चे में 5,000 रुपये आपके ले रहा हूँ, और इमरजेंसी से आप 12,000 रुपये पर मंथ आपकी इमरजेंसी सेविंग बनती है, जिस सेविंग का उपयोग आप हर कोई भी बीच में आपके बीमार होता है उसमें कर सकते हैं, या फिर इस सेविंग को आप कहीं सेव रखते हैं। जैसे बीच में आप घर आते हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जहाँ पर आप पैसे लगाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो 12,000 रुपये मैं इमरजेंसी सेविंग में छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के अलावा आपका 50,000 पूरा हो जा रहा है इन सब में। अगर इन सब के अलावा आप को मैं सब कुछ अभी आगे बढ़ाऊंगा किस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। देखिए कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है 3,000 जो आपका करेंट में चल रहा है, और EMI भी चल रही है, होम इंश्योरेंस भी चल रहा है। इन सब के अलावा भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको मैं सब कुछ इसमें डिस्कस करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आ गया, इस स्क्रीन पर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप लोग PPF में, जैसे कि PPF में 7.10 अभी चल रहा है, फिक्स अमाउंट होता है। PPF में अगर आप पर डे छोड़ दीजिए, पर डे 167 रुपये या मंथ ही 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका आफ्टर 20 ईयर्स बनकर आएगा 42,000 42,17,154 रुपये। ये किस हिसाब से बन गया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे तो इतना अमाउंट बनकर नहीं आता है, कोई कम अमाउंट होगा। लेकिन मैंने किस हिसाब से कैलकुलेट किया है कि जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, उसको आप किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि अगर आप आज के समय में पैसे की वैल्यू जो है आज के 20 साल बाद वो वैल्यू नहीं,
उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 6%, जैसे कि आप पर मंथ 5,000 उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको पता है कि 3% इंक्रीमेंट और 2 बार दी। अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो आपका जो अमाउंट 6% मैं लेके चल रहा हूँ। देखो 6% से ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इसको 6% मतलब कि अगर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पर ईयर उसमें 6% और आपको इंक्लूड करना है। जो आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट क्यों ना बढ़े। आपकी सैलरी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट क्यों ना बढ़े। सैलरी बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने पर ईयर 6% का हमने और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ। अभी वो यहाँ पर देखिए कि अगर आप 5,000 पर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यह मेरा कोई रिकमेंड नहीं, मैं किसी भी पीपीएफ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने से आप इन्वेस्टमेंट करें। जो आप सारे इन्वेस्टमेंट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किसकी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ होती है, क्या करके आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न पा सकते हो, उस बात पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मेरे कहने से आपको कुछ नहीं करना है। अभी देखिए मैं बात करते हैं पीपीएफ में। अगर आप 7.1% का ग्रोथ रिटर्न ले रहे हैं और 5,000 पर मंथ जमा कर रहे हैं, लेकिन अगले साल आपको 6% और बढ़ा देना है उसमें। आप जैसे कि 12-5 60,000 रुपये अगर सालाना जमा कर रहे हैं तो उसका आपको 60,000 का 6% आपको उसमें और इंक्लूड करना है, क्योंकि आपका महंगाई बढ़ रही है, वेतन भी बढ़ रहा है, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है और आपका खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इस हिसाब से हमने इंक्लूड किए तो आपका 20 साल बाद 42,17,154 बनते हैं। वही चीज़ अगर इंश्योरेंस में मैं इंक्लूड करा 7% का, मैं इस पर इंक्लूड किया इंश्योरेंस का जो लगभग रिटर्न बन के आता है 7 to 8%, इससे ज़्यादा नहीं बन के आता है। कोई इंश्योरेंस में दे रहा होगा तो वो अलग बात है, उसको मैं जो मेरा अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर उस हिसाब से आप बात करेंगे तो वही चीज़ें मैं इसमें भी 5 से 6% का मैं ग्रोथ लेके चल रहा हूँ पर ईयर। आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसमें 6% एक्स्ट्रा, वही चीज़ें मैं सब में दे रहा हूँ, तो उसमें भी आपका 4 लाख के आसपास बन के आ रहा है। अगर यही मैं बात म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में आपको वही चीज़ें लगभग आप समझ सकते हैं कि 73,65,881 रुपये बन के आ रहा है, वही चीज़ म्यूचुअल फंड में। अगर देखिए वही अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में हमने 12% लिया है, और अगर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हमने 20% का है। ये मैं सबको डिस्कस करूँगा कि क्या ये फिक्स है, क्या ये फिक्स नहीं है, किस तरह से हम इसमें बना सकते हैं, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पूरा देखिएगा, आपके फ्यूचर के लिए है। अगर अपने फ्यूचर के लिए आप श्योर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। अभी आपने इसमें फिक्स अमाउंट है, आपको इसमें क्या करना है, मंथली आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओनली SIP आपका 5,000 महीना कम करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सारे लोग पीपीएफ हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, ये पैसे को करते क्या है, ये पैसे को ज़्यादातर पैसे को ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को, बाकी पैसे जो होते हैं ये लोन देते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी को लोन देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैं बात कर रहा हूँ होता है वो इसी पैसे को इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में अच्छे फंड मैनेजर के गाइडेंस से, अच्छे फंड मैनेजर के द्वारा ये उसी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बातें आ रही, तो ये वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, हम दूसरे के थ्रू क्यों इन्वेस्टमेंट करें। अभी यहाँ बात आती है कि ये लोग अच्छे फंड मैनेजर रखे हुए हैं, इंश्योरेंस वाले भी अच्छे जो जानकार लोग हैं, हमको जानकारी नहीं है कि किस इन्वेस्टमेंट करना है, किस में नहीं करना है, तो इसमें हमको जानकारी आपका ये क्वेश्चन बन के आता है। तो ये 100% राइट है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि पीपीएफ में फिक्स अमाउंट है, इंश्योरेंस में फिक्स अमाउंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड और
स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये फिक्स अमाउंट नहीं है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन मैंने एक एवरेज लिया 12%, इसका 20% क्यों नहीं है? 20% मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग आपने जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो बात निकल कर आ रही है कि पीपीएफ और इंश्योरेंस रिस्क फ्री अमाउंट, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक इक्विटी जो आप कर रहे हैं इसमें रिस्क है। तो मैं आपको रिस्क वाली बात क्यों बता रहा, रिस्क किस हिसाब से ये भी आप समझिए। रिस्क, देखिए रिस्क तो हर जगह है, कहाँ पर रिस्क नहीं है, लेकिन ये भी इतना बड़ा रिस्क नहीं है। आपको मैं बताया था यहाँ पर, जैसे पिछली सीट पर हमने आपको क्या बताया था कि आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस कर रखा है, मैं मान चल रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी मनी है, आपके पास 20 ईयर बाद पेंशन आए या फिर पेंशन नहीं है तो कुछ अमाउंट जो आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वो उसके अलावा अगर महीने का 5,000 रुपये बचा सकते हैं तो 2 करोड़ रुपये की तरफ आप देख सकते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ। सारी सेविंग को छोड़ के यहाँ पर देखिए, हमने आपको इसे छोड़ दिया, आपने घर ले रखा है या आपने प्लॉट ले रखा है, एजुकेशन को भी हमने छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ के मैंने इस तरह आपके जो इमरजेंसी सेविंग उसको भी छोड़ के हमने 5,000 रुपये का कैलकुलेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बात निकल कर आ रही है कि म्यूचुअल फंड भी रिस्की है और स्टॉक इक्विटी भी रिस्की है। रिस्की तो दोनों है, लेकिन अमाउंट भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है फिक्स अमाउंट और रिस्क अमाउंट। तो मैं ये चीज़ें छोड़ देता हूँ, इसको आप रिस्क फ्री कैसे बना सकते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर हम म्यूचुअल फंड को भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, क्योंकि रिस्क लिया जाए तो थोड़ा पड़ेंगे, क्योंकि सेम अमाउंट से हम रिस्क ले रहे हैं तो हम म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह पैसा कट कर हमारे पास आता है, क्योंकि कुछ पैसे वो ब्रोकरेज के या कंपनी जो और फंड मैनेजर लेते हैं वो सब के हमारे पास पैसा आता है, इसलिए हमको ये कम अमाउंट बन कर निकलता है। इसके साथ अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो वो किस हिसाब से होता है, ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। ये आप पैसे रिस्क फ्री बना सकते हैं, इस प्लान पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो एक साल में 1000% भाग जाते हैं, 100% भाग जाते हैं, 500% भाग जाते हैं, और बहुत सारे स्टॉक हैं जो एक साल में ऊपर से जीरो भी हो जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यस बैंक हो गया, DHFL हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सबको ध्यान रखते हुए किस तरह से आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी में, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आपको मेरे कहने से किसी भी स्टॉक पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ें किस तरह से होता है। सारा कुछ आपके सामने प्रेजेंट है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ 20% का सालाना ग्रोथ, 5,000 अगर आप 1,000 लगा रहे हैं तो पर मंथ आप 5 के EMI पर मंथ अगर आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो आप किस हिसाब से किस फिगर की तरफ जा सकते हैं जो 2 करोड़ रुपये 20 साल के बाद आता है। इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको किस हिसाब से पता, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट 3 ईयर चाहे जो स्टॉक उठा लीजिए, हर स्टॉक में म्यूचुअल फंड, बैंक से LIC सभी में इन्वेस्टमेंट करती है। आपको उसी स्टॉक में उसी तरह से आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि अभी आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक को पकड़ना है जो 20 ईयर के लिए ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आपको निफ्टी 50 के स्टॉक पकड़ने हैं जो टॉप स्टॉक्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनको इंडिया पर ट्रस्ट है। ये सारे स्टॉक को आपको पकड़ना है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, इसने लास्ट 3 ईयर में 530% का रिटर्न दिया है। अडानी इंटरप्राइजेज की बात कर रहा हूँ तो लास्ट 3 ईयर में 1281% का रिटर्न दिया है। JSW स्टील ने लास्ट
5 ईयर 3 ईयर में 355% रिटर्न दिया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इनमें जाकर इन्वेस्टमेंट करना है। मैं एक बात बता रहा हूँ किस तरह से आपको किन किन स्टॉक, किस तरह से स्टॉक को देखना होता है। हिंडाल्को 300%, टाटा स्टील 294%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 265%, ग्रासिम 245%, अपोलो हॉस्पिटल, दो टाइटन 183, बजाज फाइनेंस 181 और बजाज फाइनेंस 178, तो 75, ICICI बैंक 155, अडानी फोर्स 149, इंडसन बैंक 146, ITC ONGC। चाहे इसको आप, मैं एक निफ्टी 50 के स्टॉक की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया है। आपको इन्हीं स्टॉक में, जैसे कि मान लीजिए हर स्टॉक का एक सेक्टर होता है, जैसे मतलब कि हॉस्पिटल का सारा स्टॉक अलग होता है, जो मेडिसिन में हॉस्पिटल में आते हैं उनका, उनमें आप टॉप पकड़िए। जैसे जो घर में आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, खाने से संबंधित जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको पकड़िए। एनर्जी सेक्टर को पकड़िए, EV सेक्टर को पकड़िए, IT सेक्टर को पकड़िए, फाइनेंस सेक्टर को पकड़िए। सभी अपने सेक्टर के जो दिग्गज हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि वो किस हिसाब से करना है, मैं अगर आप देखें, अगर आप इस बात से सहमत है कि इन स्टॉक में अगर हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने साल में हमको इतना रिटर्न मिलेगा। जो हम पिछले आधार पर बात करें, जो इन्होंने पीछे दिया है, LIC क्या करती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पिछला जो उन्होंने दिया है उसी पर तो वो बात करते हैं हमने पिछले साल इतना इतना करके दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस तरह से यहाँ पर फिगर बन के आ रहा है, इन्होंने देखिए, चलिए ठीक है, आप सोच रहे हो कि मान लो ये नहीं दिया, चलिए ठीक है, मैंने बोला कि 5,000 एक हज़ार 5 स्टॉक में आपने पकड़ लिया, उनमें 5 में मान लीजिए 2 डूब रहे हैं, लास्ट में 2 घाटा हुआ है, तो 2 साल बाद उनमें आप SIP खुद चेंज कर सकते हैं। जैसे मानो मैंने बोला, मैंने कहा टाटा मोटर्स, JSW स्टील और हिंडाल्को टाटा स्टील, इनमें आपने 1,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, लेकिन 2 साल बाद आपको लगता है कि टाटा मोटर्स डाउन जा रहा है, इसमें रिटर्न कम ले रहा है, तो टाटा मोटर्स में आप अपना SIP रोक दीजिए। बाकी 4 का SIP चलने दी, टाटा मोटर में आप SIP रोक देंगे और दूसरे में SIP जो अच्छा रिटर्न दे रहा है, जैसे मान लो इसमें आपको उससे अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये मान लीजिए टाटा मोटर्स के अलावा आपको दूसरे में जैसे ग्रासिम में दे रहा है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। जिसमें आपको लगता है कोई स्टॉक बैड न्यूज आ रहा है, कोई स्टॉक बैड कर रहा है, जिसमें आपको लगता है कोई सी स्टॉक में नुकसान हो सकता है, आप उसमें अपनी SIP रोक सकते हैं। ये समझ में आता है। तो कुल मिला के अगर आप इस वीडियो से क्या निकल कर आया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, तो एक अच्छा अमाउंट 5 से 7 5,000 रुपये बहुत होता है, पर डे 167 रुपये बनता है। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त कैपिटल 20 ईयर के बाद मिलेगा। और इसमें नहीं मिलेगा वो डर मैं आपको यही बता देता हूँ कि मान लीजिए जो मैं बताया, आपने 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, 5 में 2 डूब रहे हैं, तो 2 में आप अपने साथ रोक दीजिए, उसको विड्रॉ कर दीजिए। जो पैसे रहते हैं वो आप जो अच्छे गेन कराए उसमें ही री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कर सकते, उसमें पूरा आपको अपना कैपिटल पूरा म्यूचुअल फंड क्लोज करना है। तो इसमें आपके बाकी 3 चलते रहेंगे, 2 में आप जिसमें सुधार हो रहा है एक्शन कर सकते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि 20% ही नहीं होता, मैं म्यूचुअल फंड 20% ही लेके चल रहा। ये आपको कोई स्टॉक 50% चला जाएगा, कोई स्टॉक 10% गिर जाएगा, कोई स्टॉक 5% गिर जाएगा, लेकिन जो 5 का ग्रुप रहेगा, एक मार्केट रहेगी, वो चीज़ें उनको जोड़ के मैं 20% लेके चल रहा हूँ। ये इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि जब नीचे आएगा तो आप उसको, जो स्टॉक नीचे लेके आ रहा है उसको आप SIP रोक, जो स्टॉक नीचे आ रहा है उसमें आप अपनी SIP रोक के उसको आउट कर दीजिए और नेक्स्ट में आप ओके। अभी बात निकल के फाइनल बात आई, चलिए आपको PPF पसंद नहीं, PPF में आप करते रहिए, इंश्योरेंस में करते, लेकिन अगर आप 167 रुपये के पर डे के साथ स्टॉक इक्विटी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक SIP कैसे, स्टॉक में SIP कैसे शुरू करना है, तो अगर आप उसकी तरफ
को सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि स्टॉक में SIP कैसे शुरू करें, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट और किस तरह से आप कर सकें, बहुत ही आसान, खुद से कर सकते हैं, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो आपको सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको नेक्स्ट में स्टॉक में SIP कैसे शुरू कर सकते हैं। वो उस टॉपिक पर मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। साथियों, आशा करता हूँ इतना देर तक जो हमारा ये लेक्चर चला, जो भी चीज़ें रही, हमने आपके दिमाग खाया, क्योंकि फाइनेंस का जब चैप्टर चलता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सारी चीज़ों को हमें क्लियर करना होता है ताकि आपको इस चीज़ें समझ में आए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं SIP के थ्रू, मतलब उसमें आपको जाके सिर्फ SIP 20 साल के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप उसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चल जाए आप किस चीज़ की डिमांड है। तो वो लास्ट में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप SIP नहीं करना चाहते, वो दिक्कत नहीं है, तो इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है उनको ये चीज़ें पता चले कि ऐसा भी होता है। मान लीजिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन किसी को इसकी ज़रूरत हो, वह वीडियो उनके तक पहुँचेगा तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा साथियों। तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ कर दीजिएगा।